बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। दिस इज नीरज केसरी एंड वेलकम टू जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज। इस वीडियो में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा जिसमें एक ही आंसर्स करेक्ट होंगे, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, उसमें 3 सब पार्ट होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाई ऑन अ सर्कल। और सर्कल का जो इक्वेशन है बहुत ही जाना पहचाना सिंपल फॉर्म में गिवन है, दैट इज x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर एंड x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस सर्कल पे है? इस वाले सर्कल पे है। और अगर 1 अपॉन अल्फा बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस सर्कल पे है? इस सर्कल पे है। दोनों सर्कल में कॉमन क्या है? दोनों का सेंटर सेम है। रेडियस के रिलेशन क्या है? तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। 4r स्क्वायर का मतलब रेडियस इज 2r। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि मान लेते हैं कि z0 इज इक्वल टू x0 प्लस y0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस सर्कल का सेंटर देखोगे तो x0 कॉमा y0 है, इस सर्कल का सेंटर देखोगे तो x0 कॉमा y0 है। दिस मींस z0 किसको रिप्रेजेंट करता है? दोनों सर्कल्स के सेंटर को। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2 into mod of z0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mod ऑफ अल्फा। अभी सोचो इस टाइप के क्वेश्चन अचानक से आईआईटी जेईई के एग्जाम में आ जाए। एक तो वो लोग फॉन्ट भी ऐसे यूज करते हैं कि देखने में क्वेश्चंस खतरनाक लगते हैं, ऊपर से इन्होंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सर्कल दे दिया है एंड उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिलेट किया है, उसके बाद मॉडुलस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए घबराने का बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना होगा, उस क्वेश्चन से आंसर निकालना है। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसी में आंसर छुपे होते हैं ना। तो हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक एक करके गैदर करना है सिस्टमेटिक वे में, ताकि हम लोग आंसर तक पहुंच पाए। तो एक एक करके गैदर करते हैं। सबसे पहले सोचो, हमारे पास दो सर्कल होगा। एक सर्कल होगा जिसका सेंटर x0 y0 होगा एंड रेडियस r होगा। दूसरा सर्कल का भी सेंटर तो सेम है, रेडियस बस अलग है। तो मैं एक रफ स्केच बना देता हूं। मैंने बोला सपोज मेरे पास ये x0 y0 है, दिस इज x0 y0। तो पहला वाला सर्कल कुछ ऐसा होगा मान लेते हैं, दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसा होगा। ओके, सो इस वाले सर्कल का रेडियस इज r, इस वाले सर्कल का रेडियस इज 2r। दिस मींस इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो वाला है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। और इस वाले सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सिंपल, इतना इंफॉर्मेशन तो आ गया। अब उन्होंने बोला है अल्फा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अंदर वाले सर्कल पे है। अब अंदर वाले सर्कल पे अगर है तो कहां पे है मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया रैंडम मान लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट है अल्फा। अच्छा, 1 अपॉन अल्फा बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बाहर वाले सर्कल पे। अब कहां है मुझे कुछ भी नहीं पता, कहीं भी रैंडम मान लो तुम्हें, जहां भी अच्छा लग रहा है। बस ये तो एक रफ स्केच हमने बनाया कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो क्या चीजें गैदर होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो मैंने बोला इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सेंटर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z0 उन्होंने दे दिया है और ये अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अल्फा एंड z0 के बीच का डिस्टेंस, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? मैं बोलूंगा r के बराबर। अच्छा, तो अब डिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपने बताया है कि जब भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस लिखना हो तो z1 माइनस z2 का मॉड लिख दो। इसका मतलब हो जाएगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो मैं वही करने वाला हूं, z0 माइनस अल्फा का मॉड गिवन है r। ओके, ये इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ गया। सिमिलरली एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा, दैट इज z0 एंड 1 अपॉन अल्फा बार के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। z0 माइनस 1 अपॉन अल्फा बार इज इक्वल टू 2r। ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। पहले वाले लाइन पढ़ के इतना इंफॉर्मेशन आ गया। अब उन्होंने बोला है कि ये जो z0 है अपना प्यारा सा, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मॉड ऑफ z0 का होल स्क्वायर। और मुझे पूछा गया है मॉड ऑफ अल्फा, मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन बस ये था और ये था, और एक और इंफॉर्मेशन है ये
उससे उन्होंने पूछा है मॉड अल्फा के बारे में। अभी बताओ इन दोनों इक्वेशन से मैं मॉड अल्फा एंड मॉड जेड नॉट किस तरीके से जनरेट करने वाला हूं। तो मैं बोलूंगा कभी भी ऐसा दिखे मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर जनरेट करना है, दिस मींस ये कैसा लिखा होगा, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार। याद रखो ये फॉर्मूला जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी मुझे मॉड में चीजें दिखें मैं क्या करूंगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। अब सोचो मॉड जेड का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा मतलब इधर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया ये कितना आएगा, जेड माइनस अल्फा, जेड जेड नॉट होता है माइनस, सॉरी मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है जेड जेड बार। तो जेड तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, जेड बार का मतलब जेड नॉट माइनस अल्फा का बार जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार इज मॉड जेड का होल स्क्वायर, जो चाहिए वो जनरेट हो गया। जेड नॉट इंटू माइनस अल्फा इज जेड नॉट अल्फा बार विथ नेगेटिव साइन, माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट बार इज माइनस ऑफ जेड नॉट बार इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा बार इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड अल्फा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले वाले इक्वेशन से ये जनरेट हो गया मेरा, जहां पे मेरे पास जो रिलेशन आया मॉड जेड नॉट स्क्वायर भी आ गया, मॉड अल्फा स्क्वायर भी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया। ये सब चीजें तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे दो फालतू की चीजें आ गई जो कि ये दोनों नहीं चाहिए। अब इस दोनों को कहां से जनरेट करेंगे हम लोग, यहां से। इन दोनों को दोनों साइड स्क्वायर करोगे, सोचो क्या होने वाला है। मैं इधर लिखता हूं इसको, देखो वहां से आएगा मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड नॉट अपॉन अल्फा बार माइनस माइनस जेड नॉट अपॉन अल्फा इंटू, चलो ऐसे हमने ये लिख लिया जेड नॉट माइनस वन अपॉन अल्फा बार मल्टीप्लाइड बाय जेड नॉट बार माइनस वन अपॉन अल्फा बार का जो बार होगा वन अपॉन अल्फा होगा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तो यहां से ये आ गया जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार मॉड जेड का होल स्क्वायर, जेड नॉट इंटू माइनस वन अपॉन अल्फा इज माइनस ऑफ जेड नॉट अपॉन अल्फा, यहां से माइनस वन अपॉन अल्फा बार इंटू जेड नॉट बार इज माइनस ऑफ जेड नॉट बार अपॉन अल्फा बार, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन मॉड अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर के बारे में सोचो, हमें ये दोनों चीज फालतू आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अल्फा बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा और इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, ये जनरेट हो जाएगा मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार डिवाइडेड बाय मॉड अल्फा का होल स्क्वायर माइनस जेड नॉट बार इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय मॉड अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन मॉड अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको क्लियर दिख रहा होगा, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही मॉड अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये बन गया मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर। अच्छा ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन, दो इंफॉर्मेशन गिवन था उससे मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है। अच्छा इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे क्या एलिमिनेट करना है, इस चीज को एलिमिनेट करना है। तो यहां भी ये चीज दिख रहा है मुझे, यहां भी ये चीज दिख रहा है, मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही 2 - 1 करोगे, चलो 2 - 1 करते हैं, 1 - 2 भी कर सकते हो, 2 - 1 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 2 - 1 करोगे, सोचो मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर, मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर कॉमन, मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर -1, मॉड अल्फा का होल स्क्वायर -1। चलो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बचने वाला आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर -1, 4 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर -1। चलो
यहां तक पहुंच चुके हैं आप लोग। इस दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बोलेंगे हाँ, अगर इसको नेगेटिव ले लिया जाए, इस चीज को नेगेटिव ले लिया जाए तो कॉमन आ जाएगा, दैट इज मॉड अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हमें चाहिए मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहां पे तीन इक्वेशन है, मॉड अल्फा स्क्वायर भी है, मॉड जेड नॉट स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जेड नॉट स्क्वायर एंड आर स्क्वायर में एक रिलेशन गिवन है, तो वी कैन से दैट मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 बाई 2। ये कहां से हमने लिखा? इधर वाली इंफॉर्मेशन से। इसको यहां पे डाल देते हैं, जैसे डालेंगे क्या आएगा? मॉड अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर आएगा आर स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 4 ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1। आगे सिंप्लीफाई करो, यहां से दिख रहा होगा 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कटेगा, आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट मॉड अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, तो इसको अब उधर ले जाते हैं, इसको इधर, मतलब इसको इधर, इसको इधर, तो उधर से आएगा 7 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, और वी कैन से दैट मॉड अल्फा विल बी 1 अपॉन रूट 7। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर किया? मैंने बोला कि हमारे पास दो सर्कल गिवन था, उन दोनों सर्कल पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे। इससे बस इतना ही इंफॉर्मेशन पता चलता है कि इस सर्कल के सेंटर से जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होगा वो उसके रेडियस के बराबर होगा। वो डिस्टेंस हमने लिखा, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें चाहिए क्या, मॉड अल्फा चाहिए क्या, मॉड जेड नॉट स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, उसके बाद बस एक फॉर्मूला लगाया, दैट इज जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। और इस इंफॉर्मेशन से हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट किया। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये थर्ड इक्वेशन की हेल्प से जेड नॉट स्क्वायर को रिप्लेस किया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, हेंस वी हैव गॉट मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बोला गया है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड एज। अब इन्होंने 3 सेट को डिफाइन किया है, जिसमें ए में जो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये वाला चीज तो बहुत ही सिंपल है, फेयरली सिंपल, मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला चीज तो प्लॉट करने हमें आता है, ठीक है। बी वाले को देखो, z सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3। इस चीज को भी देख के हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज बता दिया है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। मतलब क्या है कि देखो मॉड ऑफ z माइनस में अगर कॉमन ले लूं तो ये कितना आएगा, 2 प्लस आयोटा, अच्छा, इज इक्वल टू 3। इसका मतलब दिस इज z माइनस कोई z नॉट इज इक्वल टू 3। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे फिक्स है। तो z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर टाइप को क्या बोलते हैं, एक सर्कल जिसका सेंटर कहां पे होगा, जेड नॉट पे होगा, रेडियस कितना होगा, 3 होगा। तो दूसरा वाला भी हमें पता है। सिमिलरली अब तीसरे वाले को देखा जाए, तीसरे वाले को देखेंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले हमें दो तो पता चल चुका है, हम उन दोनों को प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी सोचो इन तीनों सेट को ऐसे नंबर वाइज तो लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, हमें पता भी नहीं है क्या क्या आएंगे। सिमिलरली इस सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है क्या आएंगे, इसीलिए हमें प्लॉट करके देखना जरूरी है। तो हमने प्लॉट करना स्टार्ट किया, और ये क्वेश्चन में अगर तुम प्लॉट कर लेते हो तो बाकी के सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपने आप बन जाते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद। तो देखो ध्यान से, मैंने अर्गन प्लेन बनाया,
ये वाला एक्सिस है रियल एक्सिस, ये वाला एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, अब मुझे चाहिए इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे कहीं 1 होगा, 1 वाली लाइन को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज 1 वाली लाइन, ठीक है। इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब इसके ऊपर वाले ही रीजंस में है, ओके। चलो उसके बाद देखो सेकंड वाले को देखो, इन्होंने बोला है z -2 माइनस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई किया गया तो दिस इज z -2 प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 3। दिस मींस इस सर्कल का सेंटर कहां पे है, 2,1 पे है। अब 2,1 मतलब x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 1, तो 2,1 कहीं इधर तो आएगा। अच्छा, दिस इज 2,1। अभी देखो सेंटर 2,1 पे है, रेडियस 3 है। अब रेडियस 3 है तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, दिस इज 0,0, दिस इज 0,0। अगर मैं 0,0 से इस चीज का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो कितना आएगा, √5 के बराबर आएगा। इसका मतलब 3 √5 से बड़ा होता है। दिस मीन्स अगर सर्कल बनेगा तो वो इस सेंटर के इस तरफ से जाएगा, ठीक है। इतना तो मैंने एक रफ स्केच बना दिया। अब मैं कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा खुद से, तो मैं बोलूंगा वी कैन राइट ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा सोचो, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा ये भी सोचो। इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो, सेंटर यहां पे 2 है, रेडियस कितना है 3, तो 3 यूनिट अगर उधर जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट विल बी 5 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 1। अच्छा, इसका सेंटर 2 है, 3 यूनिट अगर पीछे जाए तो यहां कितना बन जाएगा, -1,1, तो ये वाला पॉइंट -1,1 है। चलो इन दोनों से तो इंफॉर्मेशन इतना आ गया। अगर मैं a और b का इंटरसेक्शन निकालूं तो कौन सा रीजन आएगा, b ने क्या बोला कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस सर्कल पे हैं, a ने बोला वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस लाइन के ऊपर है। तो बेसिकली हमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा वो आएगा इस सर्कल पे ऊपर में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। ये पॉइंट तो लिख लिया हमने। अभी नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज रियल ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ध्यान से देखना। मैंने बोला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रैंडम मानो जेड। अब उस जेड को किस फॉर्म में मान सकते हैं हम लोग, वी कैन से दैट सपोज जेड इज x प्लस आयोटा y। तो अगर मैं जेड में 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करूं, 1 माइनस आयोटा इंटू जेड निकालू तो कितना आएगा सोचो, 1 माइनस आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y। So this will be equal to 1 into x, that is x, 1 into iota y is plus iota y, minus iota into x is minus iota x, minus iota into plus iota y is that is minus iota square y, और iota square -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस y। तो ये कितना आ गया फाइनली, x प्लस y प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस x। दिस इज 1 माइनस आयोटा टाइम्स z। अच्छा, इसका रियल पार्ट कौन है, ये वाला चीज, इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये वाला चीज। तो रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई, और इसका वैल्यू कितना गिवन है, √2। इससे मुझे पता चला ये एक स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 को मैं प्लॉट कर सकता हूं बहुत ही आसानी से। कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैं बोलूंगा 1 से ऊपर होगा थोड़ा √2, यहां से एक लाइन जाने वाला है ऐसा करके कुछ, दिस पॉइंट विल बी √2, दिस पॉइंट विल बी 0, √2, और ये वाला पॉइंट है √2, 0। इससे ये लाइन पता चल गया, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। अच्छा, अब इन तीनों में इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाए, दैट इज कॉमन पॉइंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c देखा जाए तो वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है जो तीनों में है, वो इस लाइन पे भी है, वो इस सर्कल में भी है और इस पे भी है। सो दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब z कौन है हमारा, ये है। अच्छा, तो कितने कॉमन पॉइंट आए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, सिर्फ एक आए, ठीक है। इससे तो मुझे एग्जैक्टली z पता चल सकता है, क्या बताओ पता चल सकता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। कैसे पता चल सकता है, बोलेंगे इस सर्कल के इक्वेशन को इस लाइन के इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देंगे, अपने आप पॉइंट पता चल जाएगा। अच्छा, सोचो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर्कल का सेंटर है 2, 1, रेडियस है 3,
तो इक्वेशन आएगा x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 तो 9, और एक लाइन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। अभी सोचो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा z, बोलेंगे हाँ। लेकिन इस तरीके से सोचो, क्या इन दोनों को सॉल्व करना इजी है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। एक क्वाड्रेटिक आएगा जो कि रूट रूट में आ जाएगा, तो सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करते, कहीं देखते हैं बिना सॉल्व किए तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हमने बोला क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। बोला कि जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उन्होंने बोला जेड कोई भी पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जेड तो एक ही पॉइंट है, दैट इज ये वाला। अच्छा, अब उन्होंने बोला है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड 1 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड माइनस कॉमन ले लो तो -1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे हाँ, प्लस अगला वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस कॉमन ले लो तो -5 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे हाँ। इसकी वैल्यू का स्क्वायर पूछा है, और बताओ जेड मेरे पास पता है क्या, बोलेंगे हाँ। ये पॉइंट कौन है, -1, अच्छा -1, भी मुझे पता है क्या, बोलेंगे हाँ। दिस इज -1, यहां से इस लाइन का डिस्टेंस ये पूछा गया है, दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस 5,1 पता है क्या, बोलेंगे हाँ, दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर और ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये बेसिकली एक सेमी सर्कल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 90 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब अगर 90 डिग्री होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि दिस स्क्वायर दैट इज, मान लो इसका पॉइंट दे दिया ए, पी, ए नहीं लेते हैं, ए तो यूज हो चुका है, चलो पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। हमें पूछा क्या गया है, दिस इज पी क्यू का होल स्क्वायर, ये वाला चीज क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। कैसे ना आया, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो मुझे बेसिकली पी आर का होल स्क्वायर निकाल लेना था। पी आर बताओ कितना है, तो मैं बोलूंगा पी आर इज 3 + 3 दैट इज 6, तो 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। तो आंसर आना चाहिए था 36। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 35 से 39 के बीच में है एक्चुअल में, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमने देखा कि बिना इसको सॉल्व किए हमारा आंसर आ गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग ये वाला कंडीशन। अभी हमें क्या जेड पता है, बोलेंगे हाँ जेड तो ऑलरेडी पता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एक ही पॉइंट है। अब एक डब्ल्यू नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड का मॉड माइनस डब्ल्यू का मॉड +3। इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो देखना है हमें। तो सोचो पहले तो ये कंडीशन को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस 2 प्लस आयोटा इज लेस देन 3। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी चीज लिखा हुआ है। कैसे, इसने बोला है कि एक सर्कल बनाओ रेडियस 3 का, उसके अंदर वाले सारे पॉइंट को ले लो। तो मैंने बोला ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो 2,1 ही है, बेसिकली यही वाला सर्कल ने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये W कहां हो सकता है, तो मैं बोलूंगा इस सर्कल के अंदर कहीं भी चलेगा, इस सर्कल के अंदर W कहीं भी रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, W इस सर्कल के अंदर कहीं भी है, Z एग्जैक्टली यहीं पे है। अब उन्होंने पूछा है मॉड Z माइनस मॉड W का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, +3 तो एक कांस्टेंट है तो इसको तो बाद में ऐड कर ही सकते हैं, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मॉड Z और मॉड W। मॉड Z का मतलब क्या होता है, सेंटर से Z का डिस्टेंस, ओके। मॉड W का बताओ वैल्यू कितना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा W का मॉड एग्जैक्टली यहीं पे W आ जाए तो मॉड W 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में हो जाए तो मैक्सिमम यहां पे होगा। अच्छा, ये मॉड W का मैक्सिमम और मिनिमम तो पता चल जाएगा, कैसे, तो मैं बोलूंगा दिस इज 3, दिस इज √5, तो 3 + √5 मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा।
लेकिन मॉड जेड का मैक्सिमम मिनिमम तो है ही नहीं, मॉड जेड इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो बताओ मॉड जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से जेड वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जेड वाला पॉइंट आ जाएगा तो मैं मॉड जेड बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे जेड वाला पॉइंट निकालने के लिए। क्या मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, बोलेंगे नहीं, कुछ और तरीका सोचो, कुछ और तरीका सोचते हैं। बोला गया जेड और डब्ल्यू के बारे में क्या रिलेशन तुम ला सकते हो। मैंने बोला कि जेड और डब्ल्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है मुझे पता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है मुझे पता है। कैसे, जेड और डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस सोचो, डब्ल्यू एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में हो जाए, डब्ल्यू एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में हो जाए तो उस टाइम पे क्या मैक्सिमम हो जाएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है। तो ऐसे सोचो। अब मैंने सोचा कि मुझे क्या पता है, मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू पता है। मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 6 होने वाला है। मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू हमेशा लेस देन 6 होने वाला है। कैसे बोल दिया, जेड यहीं पर है, जेड तो यहीं पर फिक्स है, डब्ल्यू इस एरिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, डब्ल्यू एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, तो उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट इज 6। तो जेड माइनस डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 6 हो सकता है। लेकिन यहां से मुझे कहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है। सोचो इस चीज से अलग अलग मॉड पे पहुंचना है, कौन सा रूल आना चाहिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या बोलता है, बोलता है ये कि मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू दैट इज एक ट्रायंगल है मेरे पास, तो उसका डिफरेंस ऑफ द साइड विल बी लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू। अच्छा, एंड जेड माइनस डब्ल्यू इज लेस देन 6 है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू का मॉड इज लेस देन 6। ओके, अभी बताओ मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 6 है, दिस मीन्स x की वैल्यू कहां से कहां तक, -6 से 6 तक। दिस मीन्स इसको अगर यूज किया जाए तो मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू की वैल्यू कहां से कहां तक, -6 से 6 तक। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 3, तो मैं तीनों साइड 3 ऐड कर दूंगा, मॉड जेड +3, इधर भी 6 +3, इधर भी -6 +3। इससे फायदा हुआ, दिस इज -3, ये है मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू +3 लेस देन 9। इसका मतलब इसका वैल्यू -3 से 9 के बीच में है, -3 से 9 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले क्वेश्चन में भी ज्योमेट्री का थोड़ा यूज किया, डिस्टेंस वाला चीज कैलकुलेट किया। इस वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा ज्योमेट्री इन्वॉल्व था, हमें तीनों के तीनों रीजन आइडेंटिफाई करने थे और इसको प्लॉट करने थे। इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी ने बहुत बार पूछा, एक बार 2013 में भी पूछा था, उसके बाद रिसेंट भी पूछा 1-2 साल पहले, हर साल लगभग मतलब 3-4 साल के बाद यही कॉन्सेप्ट पूछते रहते हैं। तो हमें बेसिकली वो मॉड वाली चीज याद तो होनी ही चाहिए हमेशा। हमने क्या किया, इन तीनों रीजंस को प्लॉट किया, उस पे बेस्ड हमें पता चल गया जेड क्या है। उसके बाद थोड़ा बहुत ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री टाइप चीज बन गई। हमने क्या किया, उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे एंगल 90 डिग्री बनता है, दिस मींस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर निकालने के लिए मैं डायरेक्टली इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें सोचना था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि डायरेक्टली कोई सोच नहीं पाता है, तो हमने आइडेंटिफाई किया इस तरीके से। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी कर सकते थे जिन्हें ये सब आइडिया ही नहीं आता, वो जेड पॉइंट तो निकाल सकते थे ना, वो इन दोनों को सॉल्व करते, जेड पॉइंट आ ही जाता कुछ ना कुछ, उसके बाद तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे वहां से भी, ठीक है।